जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग कुमार आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे। रेशियो में दो कॉन्सेप्ट पे आधारित हम लोगों ने क्वेश्चन किया और आज हम आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट रेशियो में ही लेके आए हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि रेशियो का ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, जिसको यूज करके हम बाकी आने वाले चैप्टरों में भी हम इसको यूज करेंगे। तत्काल इसका रेशियो में बहुत ज़्यादा यूज है। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट, तो बिना समय गंवाए हम लोग सीधा कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट है आपका कि जब प्रश्न में दो या दो से अधिक भिन्न दिखे, प्रश्न में एक या दो से अधिक भिन्न दिखे और सभी राशि का मतलब यहाँ पर वेरिएबल से होगा, अचर राशि से होगा, चर राशि जिसका मान प्रश्न में बदलते रहता है, उससे होगा कि प्रश्न में एक से अधिक भिन्न हो और सभी राशि एक दूसरे से संबंधित हो, तब जो सबसे जरूरी राशि होगी उसका मान जो होता है वो एलसीएम होता है। उसका मान क्या होता है? एलसीएम होता है। उसकी मदद से हम बाकी और भी बाकी चर राशियों को ज्ञात कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, नहीं तो उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्या है फिर से हम एक बार बोल देते हैं, फिर उसका हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी प्रश्न में एक से अधिक भिन्न दिखे और सभी राशि एक दूसरे से संबंधित हो, तब जो सबसे जरूरी राशि होगी उसका मान एलसीएम होगा और उसकी मदद से हम बाकी राशियों को ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सीधा कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए इसी प्रश्न को हम लोग देखते हैं और इसी को अच्छे से समझते हैं कि आपको दे रखा है कि ए जो है वो बराबर होगा किसका, तो बी का 2/3 के, और बी जो है वो बराबर होगा किसके, तो सी के 4/5 से। तो आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ दिया, तो हम बोले हमको एक से अधिक भिन्न दिख रहा है, हमको एक से अधिक भिन्न दिख रहा है और हमको राशि भी दिख रहा है। कौन कौन? ए है, बी है और सी है। 3 राशि भी दिख रहा है। राशि का मतलब चर राशि जिसका मान हमको पता नहीं है। तो हमको ए का मान पता नहीं है, हमको बी का मान पता नहीं है, हमको सी का मान पता नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट है कि जब एक से अधिक भिन्न हो प्रश्न में और सभी राशि एक दूसरे से क्या हो, संबंधित हो, तब जो सबसे जरूरी राशि होगी उसका मान एलसीएम होगा। तो बताइए यहाँ पर देखिए ए राशि है, ए जो है वो किस पे डिपेंड है? बी पे। क्यों? क्योंकि ए बराबर बी का 2/3। मतलब जब तक यहाँ पर हम लोग बी का वैल्यू नहीं लिखेंगे तब तक क्या ए का वैल्यू निकलेगा? नहीं निकलेगा। मतलब ए जो है वो डिपेंड है किस पे? बी पे। मतलब ए निर्भर है बी पे। उसी तरह से बी जो है, यहाँ देखिए बी जो होगा वो किसका, तो सी का 4/5। तो जब तक यहाँ सी का वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक बी का वैल्यू नहीं फाइंड होगा। मतलब ए बी पे डिपेंड है, बी सी पे डिपेंड है, मतलब सभी एक दूसरे से संबंधित है। तो हम बोले थे कॉन्सेप्ट कि जब एक से अधिक भिन्न दिखे और सभी राशि एक दूसरे से क्या हो, संबंधित हो, तब जो सबसे जरूरी राशि होगी वो आपका एलसीएम होगा। तब बताइए ए कब निकलेगा? जब बी निकलेगा। और बी कब निकलेगा? जब सी निकलेगा। तो बोले सबसे जरूरी राशि इसमें क्या हो गया? तो आप लोग क्या बोलिएगा, सबसे जरूरी राशि क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? तो सी सबसे जरूरी राशि हो जाएगा। कैसे? तो देखिए लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है कि ए जो है वो बी का, ए जो है वो बी का, ए बराबर लिखा हुआ है कि बी का 2/3 और बी जो है वो बराबर सी का 4/5। तो बताइए ए का मान निकालने के लिए यहाँ बी का मान डालना पड़ेगा ना, और बी का मान निकालने के लिए यहाँ सी का मान डालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो सबसे जरूरी राशि है वो सी है, क्योंकि सी निकल जाएगा तो बी भी निकल जाएगा। सी का वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करेंगे बी निकल जाएगा और बी का वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करेंगे ए निकल जाएगा। मतलब सबसे जरूरी राशि आपका क्या हो गया? सी हो गया। तो हम बोले डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू। कैसे? तो जो सबसे जरूरी राशि होगा उसका मान क्या होगा? आपका एलसीएम होगा। तो चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 और 3 का, तो बोलेंगे 15। तो सी का मान हो जाएगा 15। अब देखिए सी के जगह सी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ 15 डालिएगा तो 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, तो 3 चौक 12। तो बी का वैल्यू निकल जाएगा आपका कितना? 12। अब बी निकल गया, बी का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। यहाँ जब बी का वैल्यू डालिएगा तो 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, तो 4 दूनी
8, मतलब A अनुपात B अनुपात C जो हो जाएगा वो आपका 8 अनुपात 12 अनुपात 15, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। तो क्या है कॉन्सेप्ट आज का समझ में आ गया होगा कि जब एक से अधिक भिन्न हो और सभी राशि एक दूसरे से संबंधित हो, तब जो सबसे जरूरी राशि होगा उसका मान एलसीएम होगा, और उस जरूरी राशि का मान हम लेके बाकी अन्य राशियों को आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए क्वेश्चन क्या है, अच्छे से देखिए। क्वेश्चन है आपका कि रमन, रोहित तथा राजा साझेदार हैं, मतलब पार्टनर्स हैं, तथा एक व्यापार में निवेश करते हैं। रमन कुल निवेश का 1/4 भाग तथा रोहित कुल निवेश का 1/3 भाग निवेश करता है। क्रमशः रमन, रोहित तथा राजा के लाभ का अनुपात क्या होगा? तो ये साझेदारी का प्रश्न है। ये जो प्रश्न है आपका पार्टनरशिप चैप्टर का है देखने से, लेकिन हम इसको अभी जो रूल पढ़ रहे हैं भिन्न वाले, उस पे हम लोग इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। क्या तो कह रहा है कि रमन जो है वो कुल निवेश का 1/4 भाग। तो हम बोले रमन कितना किया, तो हमको पता नहीं। कैसे पता नहीं? क्योंकि जब तक कुल पता नहीं चलेगा तब तक रमन के बारे में हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि रमन जो है वो कुल निवेश का 1/4, रमन कुल निवेश का। तो जब तक कुल नहीं पता चलेगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे रमन कितना। उसी तरह से रोहित भी कुल निवेश का 1/3। तो हम बोले हमको प्रश्न में 2 भिन्न दिख रहा है, प्रश्न में हमको 2 भिन्न दिख रहा है, तो बोले 2 भिन्न है, और यहाँ पर रमन, रोहित, कुल राशि जो होगा, कुल संपत्ति या कुल निवेश, ये जो है यह राशि होगा। तो बोलेंगे हमको तो पता नहीं है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, अभी तक पता है न ही रमन के बारे में पता है न ही रोहित के बारे में। तो बोले रमन और रोहित के बारे में कब पता चलेगा? तो जब कुल राशि पता चल जाएगा, कुल निवेश वाली राशि जो होगी वो पता चल जाएगी, तो हमको रमन का भी पता चल जाएगा और रोहित का भी पता चल जाएगा। अगर हम बोल दिए कि आपका 12 अगर है तो बोलेंगे 1/4 कर देंगे। अगर कुल राशि हम मान लें कि 12 है तो 1/4, तो रोहित का हो जाएगा कितना, रमन का हो जाएगा कितना आपका 3, और 1/3 कर देंगे तो हो जाएगा कितना 4। तो हमको सबका पता चल जाएगा। मतलब जब तक कुल राशि पता नहीं चलेगा, कुल निवेश की गई राशि नहीं पता चलेगा, तब तक न ही रमन का पता चलेगा और न ही रोहित का। मतलब इस प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट राशि क्या हो जाएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट राशि हो जाएगा कुल निवेश की गई धनराशि। तो कुल राशि हम लोग मान लेंगे क्या चीज, तो कुल राशि का मान क्या हो जाएगा, तो जो भिन्न का एलसीएम होगा वही इंपॉर्टेंट राशि का मान होता है, यही तो सिखाए हैं। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट राशि का मान एलसीएम हो जाएगा। तो 4 3 का एलसीएम कितना 12, तो कुल राशि हो गया 12। तो रमन के बारे में देख लेते हैं कि रमन कितना किया था। तो रमन के बारे में लिखा है कि रमन कुल निवेश का 1/4, तो कुल निवेश 12 तो उसका 1/4 कितना, तो 3। तो रमन 3 निवेश किया। अब रोहित के बारे में लिख लेते हैं कि रोहित कितना किया। तो रोहित कुल निवेश का 1/3, तो 12 का 1/3 कितना 4। अब जो शेष बच गया उसको कौन किया होगा, तो राजा किया होगा। एक राजा नाम का लड़का भी है, तो राजा। तो बोले टोटल कुल राशि कितना था 12, कुल निवेश की गई राशि 12 था, जिसमें रमन ने 3 किया था, रोहित ने 4, तो राजा ने जो शेष बच रहा है वो राजा किया होगा। तो 3 4 7, तो 12 किया गया था, तो राजा 5 किया होगा। तो बोले सबका हमको पता चल गया कि कैसे कैसे किया। अब क्या कर रहा है, तो रमन, रोहित तथा राजा के लाभ का अनुपात बताइए। तो बोले जिस हिसाब से निवेश किया जाता है ना, जिस हिसाब से निवेश किया जाता है उसी हिसाब से उसको लाभ भी प्राप्त होता है। तो ये निवेश की गई राशि और लाभ वाली जो राशि होगी दोनों सेम ही हो जाएगा। मतलब हमारा जो सही आंसर है वही हो जाएगा जो निवेश किया गया है। तो 3:4:5 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है 3 है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3:4:5। बाकी साझेदारी में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि जो निवेश किया जाता है तो निवेश की राशि जो होती है वो लाभ के समानुपाती होती है। जो जितना ज्यादा निवेश करेगा उसको उतना ज्यादा लाभ मिलेगा, और जितना समय के लिए करेगा, जितना ज्यादा समय के लिए करेगा उसको उतना और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। फिर देखिए वही सेम क्वेश्चन है, करा ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का, ए को जो मिल रहा है वो लाभ का, जितना लाभ हुआ उसका 1/3 भाग मिला, बी को लाभ का 1/4 भाग मिला, और सी को
5,000 रुपये मिले, सी को कितने मिले 5,000 रुपये मिले। तब कह रहा है ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपये मिले। तो हम बोले हमको एक से अधिक भिन्न दिख रहा है, हमको एक से अधिक भिन्न दिख रहा है, लेकिन बोले सभी राशि भी एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर राशि कौन कौन सा है, ए है, बी है और सी है। तो बोले ए को कितना मिला, तो हम बोले हमको पता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल लाभ का 1/3 मिलेगा। तो बोले एक का पता होने के लिए हमको कुल लाभ पता होना चाहिए, बी का पता होने के लिए कुल लाभ पता होना चाहिए। तो मतलब ए और बी जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, उसका हिस्सा, तो कुल लाभ पे। तो कुल लाभ जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट राशि हो जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट होता है आपको पता ही है, उसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो कुल राशि आपका इंपॉर्टेंट राशि हो जाएगा, तो उसका मान एलसीएम हो जाएगा। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना 12, मतलब टोटल धनराशि 12। तो बताइए ए को कितना मिला होगा, तो ए को मिला होगा कुल धनराशि का 1/3, मतलब 12 का 1/3, मतलब कितना 4 मिला होगा। बी को कितना मिला, तो कुल धनराशि का 1/4, तो 1/4 कर दीजिए 12 का, तो कितना 3 हो जाएगा। और जो शेष बच रहा है वो किसको मिला होगा, सी को। तो बोलिए 4 और 3 7, टोटल 12 था, 7 तो ए और बी ले गए, अब बचा कितना 5। तो ए बी और सी का हिस्सा हम लोग लिख लिए। अब आपको एक निश्चित राशि दिख रहा होगा 5,000 आपको एक निश्चित राशि दिख रहा होगा। तो जो लोग निश्चित राशि नहीं समझ रहे हैं वो जाएं कॉन्सेप्ट क्लास 1 आप देखिए, वहां पर निश्चित राशि के बारे में हम अच्छे से बताए हैं, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप आगे आके यहाँ देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमको निश्चित राशि दिख रहा है कितना 5,000, निश्चित राशि कितना दिख रहा है 5,000। ये निश्चित राशि में किसका मान है, तो ये सी का मान है। सी को कितना मिल रहा है 5,000, तो बोले ये सी का हिस्सा है। तो सी का हिस्सा का तुलना सी के हिस्सा से कर देंगे, सी का हिस्सा का तुलना किसे कर देंगे, सी के हिस्से से कर देंगे। तो सी का हिस्सा कितना है आपका 5, तो सी का तुलना सी से कर दिए। अब जिसका मान पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो कह रहा ए का बताइए, किसका बताइए ए का। तो बोलिए ए को कितना मिल रहा है आपके हिसाब से, तो 4, बस 4 से गुना कर देना। तो 5 से 5 गया, आंसर कितना, तो 4,000 आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है 2, 4,000। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए अब हमको लगता है आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा एबीसी में बांटी जाती है कोई धनराशि। अब कुल राशि का 3/16 भाग ए को मिल रहा है और बी को कुल राशि का 1/4 भाग। अब आप लोग कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो भिन्न आपको दिख ही रहा है और सभी राशि एक दूसरे पे संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, ये भी आपको दिख रहा होगा। क्योंकि ए तभी निकलेगा जब कुल राशि का पता चलेगा और बी तभी निकलेगा जब कुल धनराशि का पता चलेगा। मतलब ए और बी जो है वो डिपेंड कर रहा है कुल पे, किस पे, कुल पे। तो जो कुल होगा वही आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टर्म का वैल्यू एलसीएम होता है, तो 16 और 4 का एलसीएम 16 हो जाएगा। अब ए को कितना मिल जाएगा, तो देख लीजिए ए को कितना मिल जाएगा। तो ए को मिलेगा कुल धनराशि का 3/16। तो कुल धनराशि अगर 16 है तो इसका 3/16 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 16 कट जाएगा, ए का हिस्सा 3 हो जाएगा। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरह से बी का निकाल लेते हैं। तो बी को कितना मिल रहा है, तो कुल राशि का 1/4। बी को कितना मिल रहा है, कुल राशि का 1/4। तो कुल राशि आपका 4 हो गया, तो इसका 1/4 कितना, तो बोलेंगे 4 होगा। तो चलिए 4 होगा, तो बोलिए ए ले गया 3, बी ले गया 4, टोटल कितना था 16। तो बचा कितना अब, तो ये दोनों मिलकर 7 ले गए। तो अब जो सी का हिस्सा बच जाएगा कितना, तो 9 बच जाएगा सी का हिस्सा। 16 में से 7 घटा देंगे ए और बी का हिस्सा, तो कितना बच जाएगा 9। तो ए बी और सी का हिस्सा का अनुपात हमको पता चल गया। अब देखिए निश्चित राशि पे बात आती है। तो देखिए ये निश्चित राशि आपका दे रखा है कितना 81 रुपया, कितना 81 रुपया। बोले ये जरूर किसी ना किसी का हिस्सा होगा। तो पढ़ते हैं यदि सी को 81 रुपया मिला मतलब सी का हिस्सा है, तो सी का तुलना सी से कर देंगे, किससे कर देंगे 9 से कर देंगे। जो निकालना है बस उससे गुना कर देना है। तो बी का पूछ रहा है, तो बी कितना है 4, तो बस 4 से गुना कर देना है। तो 9 से कट जाएगा, 9 बार में 9 चौका 36, आपका सही आंसर हो जाएगा कितना 36 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है 2 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है।
तो सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। जिन लोगों को निश्चित राशि या तुलना कैसे किया जा रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए कॉन्सेप्ट क्लास नंबर 1 अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए कह रहा है 11,550 रुपया को x, y और z में इस तरह बांटा गया है कि x को y का 4/5 और y को z का 2/3 भाग मिले। अब देखिए x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है और y जो है वो z पे डिपेंड कर रहा है। x y पे डिपेंड कर रहा है और y z पे डिपेंड कर रहा है। अच्छे से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो हम बोले हमको तो एक से अधिक भिन्न दिख गया, हमको एक से अधिक भिन्न दिख गया, तो हम मेरे दिमाग में भिन्न वाला रूल चलने लगेगा कि जब एक से अधिक भिन्न हो और सभी राशि एक दूसरे से संबंधित हो, जैसे ही एक से अधिक भिन्न दिखेगा तो हम दूसरी राशि को देखने लगेंगे कि राशि संबंधित है कि नहीं है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर x जो है वो y से संबंधित है और y जो है वो z से संबंधित है। मतलब x का मान कब निकलेगा? जब y का मान निकलेगा, और y का मान कब निकलेगा? जब z का मान निकलेगा। मतलब x y z में जो है वो सबसे जरूरी राशि कौन हो जाएगा? तो x तब निकलेगा जब y निकलेगा, y तब निकलेगा जब z निकलेगा। मतलब सबसे जरूरी राशि आपका z है, और जो सबसे जरूरी राशि होती है उसका मान एलसीएम होता है। तो चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 5 का एलसीएम 15। तो z का वैल्यू आपका 15 हो गया। बस z की जगह z का वैल्यू पुट करते हैं तो y जो है वो z का 2/3। तो z की जगह अगर 15 डाल दीजिए, आप 15 डाल दीजिए यहीं पर, तो 3 से 15 5 बार में, तो 5 दूनी 10, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो 10, यहाँ पर आप अगर 10 डाल दीजिए इसके जगह, तो 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। किसका हिस्सा? x का हिस्सा। तो हम x y z का हिस्सा अनुपात में पता कर लिया। अब निश्चित राशि भी दे रखा है क्या? हाँ, निश्चित राशि दे रखा है। देखिए ये 11,550, तो 11,550 जो है ये आपका निश्चित राशि होगा। और ये क्या है? तो जो तीनों में बांटा गया था वही धनराशि है, मतलब कुल धनराशि है। तो बोले कुल धनराशि का तुलना कुल धनराशि से। तो चलिए कुल धनराशि कितना हो जाएगा आपका? 10, 8, 18, 15, 33। तो 33 हो जाएगा आपका कुल धनराशि। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो कह रहा है z को x से कितना भाग अधिक मिला है? तो x और z का अंतर, अधिक के बारे में हम समझा चुके हैं कि जब भी अधिक दिखे समझ जाइए अंतर ही है। तो यहाँ पर x और z का अंतर, तो x 8 है, z 15 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना? 7। तो चलिए अब हम लोग इसको काट लेते हैं। 11 से कट जाना चाहिए, 11 या 33, ये 11 का 11, 5 नहीं कटेगा, 11 5 55, फिर 1 0। चलिए ये 3 से भी कट रहा है, काट लीजिए आप। तो 35 दिया 105 होता है, तो 350 बार में कट रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 का 0 रह जाएगा, 7 5 35 का 5, बाकी 3 7 दिया 21 3 24, 2450 है ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 2450 रुपया अधिक मिलेंगे। जेड को एक्स से 2450 रुपये अधिक मिलेंगे। बिहार एसएससी के लिए जो सेट प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही लो कॉस्ट में आप लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। आप वहां पर बिहार एसएससी का संपूर्ण सेट मारिए, जाके अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन फिर वही आ गया है। 3444 रुपये को एबीसी में इस प्रकार विभाजित करें कि ए को बी के हिस्से का 3/4 भाग 4वां भाग मिले तथा सी को ए के हिस्से का 2/5वां भाग मिले, तो बी का हिस्सा क्या होगा? तो हमको लगता है कि अब आप ये क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर लेंगे, इसलिए हम ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आप लोग इसको करके इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका। कह रहा है अगर ए का धन बी के धन से 4/9 गुना और सी का धन बी से 7/6 गुना हो, तो सी के धन का ए के धन से क्या अनुपात है? तो अच्छे से देखिए, यहाँ पर हमको एक से अधिक भिन्न दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बोले बस रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए राशि,
ये चेक कर रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। तो ए के बारे में बोल रहा है कि ए का जो धन होगा वो बी के धन का कितना होगा, 4/9 गुना। मतलब ए डिपेंड कर रहा है किस पे, बी पे। बी का मान जितना होगा उसका 4/9 ए का धन होगा। उसी तरह से बी जो है वो सी पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी बी नहीं, सी ही बी पे डिपेंड कर रहा है। सी का धन, फिर आगे कह रहा है सी का धन जो है वो बी से 7/6 गुना। मतलब सी का धन कितना होगा, तो जब बी का जितना धन होगा उसका 7/6 गुना सी का धन होगा। मतलब सी भी बी पे डिपेंड है, ए भी बी पे डिपेंड है, मतलब सब बी पे डिपेंड है। इसका मतलब सबसे जरूरी कौन है, बी है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं बी सबसे जरूरी है, बी आपका सबसे जरूरी है। तो हम लोग रेशियो लिख लेते हैं। तो बी सबसे जरूरी है, मतलब बी सबसे जरूरी राशि है, इसलिए बी का मान जो होगा वो एलसीएम होगा, क्योंकि सबसे जरूरी राशि का मान एलसीएम होता है। तो चलिए 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। तो बी का वैल्यू 18 हो गया। चलिए ए और सी लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर बी का वैल्यू डाल देंगे 18 डाल दीजिए, तो देखिए 9 दूनी 18 है, तो 2 चौक 8। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप बी का वैल्यू डाल दीजिए 18, तो 6 3 18, तो कितना हो जाएगा 7 21, तो ये हो जाएगा आपका 21। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है सी के धन का ए के धन से अनुपात बताइए। सी का धन का ए के धन से, मतलब सी ए के धन से सी का पूछ रहा है, मतलब ए अनुपात सी आपसे पूछ रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए का 8 और सी का 21, तो 8:21 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दान दे दिया। ठीक है ना, यहाँ पर दान दे दिया होना चाहिए था, ऐसा कुछ क्लियर दिया नहीं है, किसको दिया ये पूछ बता नहीं है, मतलब समझ लीजिए दान दे दिया यही पूछ रहा है आपसे। चलिए तो देखते हैं कि किसको दान दे दिया। हम बोले पुत्री को कितना मिला, तो हम बता नहीं सकते हैं। पुत्र को कितना मिला तो हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सब डिपेंड कर रहा है किस पे, कुल धनराशि पे, कि उसका कुल संपत्ति कितना था। कुल संपत्ति जितना होगा उसके हिसाब से पुत्र को भी मिलेगा, उसके हिसाब से पुत्री को भी मिलेगा। तो हम बोले कि यहाँ पर जो कुल संपत्ति होगी उसी पे सब डिपेंड है, मतलब कुल संपत्ति आपका सबसे जरूरी राशि हो गया। और जो सबसे जरूरी राशि होता है उसका मान एलसीएम होता है। तो चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 2 और 4 का एलसीएम, 2 4 और 5 भी है, 2 4 और 5 भी है, तो हो जाएगा आपका 20। कुल धनराशि कितना 20 हो जाएगा, मतलब उसका संपत्ति 20 था। तो एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री, तो पुत्री को कितना दिया, तो कुल संपत्ति का 1/4, मतलब इसका 1/4, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 20 का 1/4, 4 से भाग कर देंगे 5, मतलब पुत्री को 5 भाग मिला। फिर 1/2 भाग अपने पुत्रों को कितना मिल गया, तो 1/2, तो बोले 20 का 1/2 मतलब आधा मिल जाएगा पुत्र को, मतलब 10 मिल गया पुत्र को। अब कह रहा 1/5 जो है वो दान दे दिया, 1/5, तो 1/5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो दान कितना दे रहा है 4 भाग, दान कितना दे रहा है तो 4 भाग, इसका 1/5 तो 4 ही हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसने कुल कितना भाग दे दिया, मतलब दान कर दिया, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए भाग तो वो 4 ही दान किया था, तो 4 बोलेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। अपने पुत्रों को, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। ठीक है, तो उसने कुल कितना भाग दे दिया। तो चलिए उसने कुल कितने भाग दे दिया, तो 4 भाग दे रहा है। संपत्ति 20 है, तो किसका, तो कुल संपत्ति का वो कितना दान कर रहा है, तो कुल संपत्ति का दान वो कर रहा है 4, कुल संपत्ति कितना 20, तो 1/5 इसका सही आंसर होना चाहिए कि उसने 1/5 भाग, ये तो दे ही रखा था 1/5। तो ये क्या कह रहा है, तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया, किसको दे दिया ये क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ पर क्लियरली कुछ लिखा नहीं है कि किसको दे दिया, ये दान की बात कर रहा है कि दान के अलावा जो बच रहा है वो दे दिया। तो अगर दान के अलावा की बात करें तो हम लोग 5 पुत्री को 10 पुत्र को तो 15 हो गया, दान 4 दिया 19 हो गया। तो शेष अगर उसके पास बच रहा है तो कितना बच रहा है 1। अगर उसकी बात करें तो आंसर हो जाएगा 1/20, और नहीं दान का बात करेगा तो 1/5, लेकिन दान का बात ये करेगा नहीं
क्योंकि 1/5 तो यहाँ धन के बारे में स्पष्ट रूप से दे रखा था। तो बोलेंगे धन का बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो शेष बचा धन के अलावा वो भी वो किसी को दिया होगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा नहीं है, तो हम मान लेंगे कि उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो 1/20 आपका सही आंसर हो जाएगा कि उसके पास एक बच रहा था, मतलब कुल संपत्ति का एक हिस्सा उसके पास बच रहा था, मतलब 1/20 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे। सभी लोग किरण के बुक से प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर सेट मारिए, जहां प्रॉब्लम होता है टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।